फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं सेल पंकज राठौड़ और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मरुस्थल के प्रकार। ठीक है, तो इससे पहले अपनी 3 क्लासें हो चुकी है। 3 क्लासों में अपन ने राजस्थान की भौगोलिक विशेषताएं पढ़ ली और राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ लिए और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ लिया। ठीक है, तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ा, उसके अंदर ही जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है एक तो वो जानेंगे हम आज की क्लास में, और वापस जो मरुस्थल के जो प्रकार है, कौन कौन से प्रकार है वो जानेंगे। आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। अच्छा, इसी क्लास को मैं स्टार्ट करने से पहले, मतलब क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट के साथ अपनी क्लास को शुरू करूंगा कि जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। जीत और हार आपकी सोच पर डिपेंड करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो डेफिनेटली जीत होगी। ठीक है इसी के साथ अपन आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जीतने के लिए क्या है? जिद जरूरी है। अगर आप में जिद है जीतने की तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हरा सकती। ठीक है। अच्छा, इससे पहले अपन ने मरुस्थल का पढ़ लिया था। जो अपने थार का मरुस्थल है ये अपने भारत का महान मरुस्थल कहलाता है। अच्छा, ये कौन कौन से राज्यों में फैला हुआ है? तो अपने राजस्थान हो गया, इसमें ही सब सर्वाधिक इसी में फैला हुआ है ना, 62%, और 38% अपने 3 राज्यों के अंदर फैला हुआ है। पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया और गुजरात हो गया। अच्छा, इसके अलावा थार के मरुस्थल के बारे में अपन ने और भी काफ़ी कुछ पढ़ा था, तो वो आप पीछे की क्लास में आराम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके अच्छे से रीड कर सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास में स्टार्ट करता हूँ कि मरुस्थल के प्रकार। अच्छा, मरुस्थल के प्रकार सबसे पहला है ईर्ग। ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। नोट डाउन कर लेते हैं अपन। मरुस्थल के प्रकार कितने हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? एक तो हो गया ईर्ग, ठीक है, और दूसरा हो गया अपने हमादा, और तीसरा हो गया अपने कौन सा वाला? रेग। ठीक है, तीसरा मरुस्थल का प्रकार कौन सा हो गया? रेग, जो अपने थंबनेल में दे रखा है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे? ईर्ग। क्या होता है ईर्ग? ईर्ग अच्छा, मरुस्थल का ये एक प्रकार है। इसके अंदर ये पूर्णतया रेतीला मरुस्थल होता है जिसमें बालू ही बालू होती है। इसे महान मरुस्थल भी कहा जाता है और सर्वाधिक विस्तृत इसका कहाँ है विस्तार? जैसलमेर के अंदर। अच्छा, इसमें क्या होती है? इसमें टोटली रेत ही होती है। रेत ही रेत है ना, टोटली रेत ही रेत, रेत ही रेत। अच्छा, इसका सर्वाधिक जो विस्तार है, विस्तार कहाँ पे? अपने जैसलमेर के अंदर। कहाँ पे है? जैसलमेर में विस्तार है, जैसलमेर। अच्छा, जैसलमेर अपने राजस्थान का सर्वाधिक बड़ा जिला भी है। और ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या चीज़ है? अच्छा, ठीक है, ये हो गया। इसको महान मरुस्थल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? महान मरुस्थल। महान मरुस्थल, क्योंकि मरुस्थल में क्या होती है? रेत होती है, और रेत वाला मरुस्थल क्या कहलाता है? ईर्ग कहलाता है। नेक्स्ट है अपने हमादा। क्या है? हमादा। हमादा मरुस्थल का वह भाग जहाँ पे रेत नहीं है, टोटल क्या है? पत्थर है। यानी जो पथरीला मरुस्थल है उसको क्या कहते हैं? हमादा कहते हैं। ठीक है, तो ये अपने सर्वाधिक कहाँ पे पाया जाता है? जैसलमेर शहर के आसपास और पोखरण, फलोदी व बालोतरा में। ठीक है, पहली बात तो क्या है? ये पथरीला मरुस्थल है। क्या है? पथरीला मरुस्थल। पीछे वाली क्लास में भी अपन ने पढ़ा था कि जो अपने एक तो ये रेत रेत से युक्त होता है, वो तो अपने ईर्ग कहलाता है। और हमादा जो रेत से मुक्त होता है ना, मतलब ठीक है, रेत से जो मुक्त होता है यानी पथरीला मरुस्थल है। अच्छा, ये कहाँ पे? अपने जैसलमेर के आसपास, जैसलमेर के आसपास वाला एरिया। ठीक है, कहाँ पे? पोखरण, फलोदी व बालोतरा। और कहाँ पे ये? अच्छा, इन जगह पे कौन सा मरुस्थल पाया जाता है? अपने ये हमादा वाला। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे रेग। ये मिश्रित मरुस्थल होता है। इसमें बालू के साथ साथ मोटे मोटे कंकड़ पत्थर भी पाए जाते हैं। कौन सा है? रेग। अगर आपसे एग्जामिनर सीधा पूछ ले कि रेग से आप क्या समझते हो, तो ये एक मिश्रित प्रकार का मरुस्थल है ना। तीसरा कौन सा? अपने रेग। रेग ये क्या है? मिश्रित मरुस्थल। मिश्रित मरुस्थल है। इसमें रेत के साथ क्या पाई जाती है? रेत के साथ कंकड़ पत्थर, कंकड़ पत्थर युक्त। ठीक है,
आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इर्क क्या होता है, हमादा क्या होता है और रेग क्या होता है। मरुस्थल के कितने प्रकार है, 3 प्रकार के होते हैं। इर्क जहाँ पे टोटली रेत ही रहते हैं, मरुस्थल है टोटल, इसका सर्वाधिक विस्तार जैसलमेर जिले के अंदर है। नेक्स्ट है अपने हमादा, जो पथरीला मरुस्थल है, जैसलमेर के आसपास पोखरण, फलोदी और बालोतरा, ठीक है। और नेक्स्ट है अपने रेग, रेग ये मिश्रित मरुस्थल है और ये अपने कहाँ पाया जाता है, सर्वाधिक बालोतरा, बाड़मेर, जालोर, सिक्कर। कहाँ पाया जाता है, बालोतरा, बाड़मेर, जालोर व सिक्कर। और कहाँ पाया जाता है, इसके अलावा ये पाया जाता है अपने झुंझुनू और जैसलमेर के अंदर भी पाया जाता है। तो सिक्कर के साथ में और कहाँ पाया जाता है, झुंझुनू में, यानी शेखावटी वाला एरिया हो गया, झुंझुनू व जैसलमेर में तो है ये। यानी ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पे तीनों प्रकार का मरुस्थल पाया जाता है, तो वो कौन सा है, जैसलमेर, ठीक है। राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला भी अपने जैसलमेर ही है, ठीक है। एक बार आप इसको नोट डाउन कर लो, देन अपन आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कि अच्छा, इसी के साथ अपन ये जो वर्षा रेखा है मरुस्थल से रिलेटेड, वो भी अपन पढ़ ही लेते हैं ना साथ में। क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एक प्यारा सा कमेंट कर लेना, जिससे मैं थोड़ा मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए और भी अच्छा बेस्ट कंटेंट ला सकूं, ठीक है। तो अपन इसमें पढ़ते हैं कि 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा ये अपने का थार के मरुस्थल की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है, ठीक है। समवर्षा रेखा, समवर्षा रेखा कौन सी वाली, 10 सेंटीमीटर। अच्छा, थार का जो मरुस्थल है अपने राजस्थान के पश्चिम में, तो ये जो 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, समवर्षा रेखा, ये क्या करती है, थार के मरुस्थल की पश्चिमी सीमा, पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। क्या करती है, निर्धारण, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि वापस, अच्छा, और ये रेखा कहाँ पे गुजरती है, अपने केवल जैसलमेर के अंदर। अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान के कौन से जिले से गुजरती है, तो ये ओनली, ये केवल जैसलमेर जिले से गुजरती है। कौन से जिले से, जैसलमेर से, ठीक है। यानी ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगर एग्जामिनर चाहे तो आपको इसमें फंसा सकता है, मतलब ऐसा सवाल पूछ सकता है। देन अपने 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, कौन सी, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, ये अपन ने वैसे पीछे वाली क्लास में पढ़ लिया है, फिर भी आपको रिवाइज करवा लेता हूँ, है ना। ये अपने जो थार का मरुस्थल है, थार के मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है ना। कितने भागों में बांटती है, 2 भागों में बांटती है। यानी ये राजस्थान में इंपॉर्टेंट समवर्षा रेखा है। अच्छा, एक वापस है अपने 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, ठीक है। सेंटीमीटर को अगर अपन मिलीमीटर इसमें लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 मिमी, है ना, मिलीमीटर। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, एग्जामिनर आपको ऐसे भी दे सकता है कि 500 मिलीमीटर जो समवर्षा रेखा है वो अपने राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, ठीक है। ये राजस्थान को समान 2 भागों में विभाजित करती है, और अरावली और मरुस्थल के बीच, अरावली की पश्चिमी सीमा में, ठीक है, ये जो है आपको अरावली की पश्चिमी सीमा भी कह सकते हो आप, का निर्धारण करती है, क्योंकि पश्चिम में कौन है, मरुस्थल आ गया अपना, और इसके जो मरुस्थल के पूर्व में अपना अरावली आ गया। अच्छा, ये जो रेखा है क्या करती है, राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है, भागों में बांटती है, ठीक है। ये जो तीनों समवर्षा रेखा है वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर सीधा पूछ सकता है। 10 सेंटीमीटर को आप 100 मिमी भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अपन आगे पढ़ेंगे कि मरुस्थल से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा अपने राजस्थान में कहाँ से गुजरती है, एकमात्र जिला है कौन सा है, जैसलमेर, ठीक है। और
अपने ये जो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा ये थार के मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा अपने क्या ये अपने जो मरुस्थल है उसकी पश्चिमी सीमा को तय करती है। ठीक है, चलो इसको मिटा देते, देन आगे का अपन कंटिन्यू करते हैं ना। आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, है ना, क्योंकि आपको बेस्ट कंटेंट मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे पढ़ते हैं कि जो मरुस्थल से संबंधित अन्य फैक्ट है ना, इसको मिटा ही देते हैं अपन। से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट कह दो या शब्दावलियां कह दो, है ना, फैक्ट्स। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे लाठी सीरीज। लाठी सीरीज क्या है? जैसलमेर जिले में पोखरण से मोहनगढ़ तक 80 किलोमीटर लंबाई में पृथ्वी के अंदर अवसादी सेल समूह में एक सीरीज समूह में मीठे पानी की जलधारा जो भूगर्भिक जलपट्टी अथवा लाठी सीरीज कहलाती है। सबसे पहले क्या है? लाठी सीरीज। लाठी सीरीज कहाँ पे है ये? जैसलमेर के पोखरण से, जैसलमेर के पोखरण से मोहनगढ़, मोहनगढ़ कहाँ पे? ये भी चलो मोहनगढ़ तक, ये भी जैसलमेर के अंदर ही है। मोहनगढ़ तक 80 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? एग्जामिनर आपसे सीधा पूछ सकता है कि लाठी सीरीज कितने किलोमीटर एरिया में विस्तृत है, तो 80 किलोमीटर। ठीक है, 80 किलोमीटर की लंबाई में पृथ्वी के अंदर जो अवसादी सेल समूह है, ठीक है, 80 किलोमीटर लंबाई है इसकी, लंबाई की अवसादी सेल समूह। अवसादी सेल मतलब क्या है? ये एक अपने ये चट्टान है ना, अवसादी सेल समूह में एक भूगर्भिक यानी जमीन के अंदर भूगर्भिक सेल पट्टी है जिसमें क्या है? मीठा पानी बहता है। सॉरी, मीठा नहीं है पानी, एक मिनट। जिसमें हाँ सॉरी, मीठा पानी है ना, जिसमें मीठा पानी बहता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन इसमें, अच्छा, ये जो लाठी सीरीज है इसके आसपास कुछ घास विकसित हो जाती है ना, तो लाठी सीरीज के आसपास क्योंकि नमी होती है तो यहाँ पे घास विकसित हो जाती है। क्या हो जाती? घास विकसित। कौन कौन सी है? एक तो सेवण हो गई, एक दामन हो गई। ठीक है, राजस्थान में दामन से दामना अपने सांप भी होता है। ठीक है, दामन, करड़ और एक वापस हो गई करड़। ये जो दुधारू पशु होते हैं, दुधारू पशुओं के लिए बहुत ही पौष्टिक होती है ना, बहुत कह दो या सर्वाधिक पौष्टिक होती है, पौष्टिक होती है। ठीक है, लाठी सीरीज आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अच्छा, ये कौन सी नदी का अवशेष है? अपने सरस्वती नदी का अवशेष है। कौन सी नदी का अवशेष है? लाठी सीरीज ऐसा माना जाता है, वैसे है यह है सरस्वती। अपन ने पढ़ा था पिछली वाली क्लास में, सरस्वती या द्रस्वती नदी, है ना, सरस्वती नदी का अवशेष है। कितने किलोमीटर है? 80 किलोमीटर। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जैसलमेर से पोखरण तक 80 किलोमीटर की लंबाई में एक भूगर्भिक जल पट्टी है और इसमें क्या बहता है? अपने मीठा पानी। इसके किनारे किनारे दामन, सेवन और करड़ घास विकसित होती है और ये अपने सरस्वती नदी का अवशेष है। नेक्स्ट है अपने क्या है? चंदन नलकूप। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, देन आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट माय चैनल। ठीक है, नेक्स्ट है अपने कौन सा? चंदन नलकूप। जैसलमेर में लाठी सीरीज के पास ही कम गहराई में ही मीठे पानी का एक नलकूप है।
कौन सा नलकूप? चंदन नलकूप। कहाँ पे है ये? जैसलमेर में। जैसलमेर में। अच्छा, किसके पास है? लाठी सीरीज के पास में ही है। लाठी सीरीज भी पढ़ा था ना, लाठी सीरीज अपन ने। तो लाठी सीरीज के पास में, कम गहराई पर, कम सॉरी कम गहराई पर एक मीठे पानी का कुआं है। मीठे पानी का क्या है? नलकूप है। नाम ही नलकूप है तो नलकूप ही होगा, है ना। नलकूप, जिसे क्या कहते हैं? थार का गड़ा भी कहते हैं। थार का गड़ा। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि चंदन नलकूप कहाँ स्थित है, तो जैसलमेर। किसके पास अवस्थित है? लाठी सीरीज के पास। अच्छा, क्या है यहाँ पे कि कम गहराई पे अपने मीठा पानी अवेलेबल है, और इसको अपने क्या कहते हैं? अपने मरुस्थल के थार का गड़ा, या राजस्थान का थार का गड़ा, है ना। थार मरुस्थल का गड़ा। ठीक है। नेक्स्ट है अपने ओकलवुड फॉसिल्स पार्क। ये हो गया 2 नंबर। तीसरी शब्दावली अपने ओकलवुड फॉसिल्स पार्क। अच्छा, ये कहाँ पे? ये भी अपने जैसलमेर में राष्ट्रीय मरु उद्यान है, जहाँ पे जुरासिक काल यानी 18 करोड़ वर्ष पूर्व के प्राचीन वनस्पति व काष्ठ के जीवाश्म मिले हैं ना। ये भी कहाँ पे? अपने जैसलमेर के अंदर है। ठीक है, यहाँ पे जुरासिक काल कितना? मतलब 18 करोड़ वर्ष पूर्व के क्या मिले? यहाँ पे अवशेष मिले। किसके? वनस्पति के हो गए, और अपने वापस ये जो, ठीक है, काष्ठ जीवाश्म है ना। किसके मिले? एक तो काष्ठ यानी लकड़ी, ठीक है, काष्ठ के जीवाश्म वे वनस्पति। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ओकलवुड फॉसिल्स पार्क कहाँ पे है? जैसलमेर के अंदर। क्या मिला है यहाँ पे? अपने काष्ठ के जीवाश्म और वनस्पति के अवशेष मिले हैं। ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले कि ये जो ओकलवुड फॉसिल्स पार्क है कितना पुराना है या कौन से काल का है, तो जुरासिक काल का है, 18 करोड़ वर्ष पूर्व का। ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। बाप बोल्डर। कौन सा बोल्डर? बाप बोल्डर। एक बार इसको मिटा देता हूँ, देन क्लास को कंटिन्यू करते हैं ना। चलो करते हैं कंटिन्यू। और थे अपने बाप बोल्डर। क्या है बाप बोल्डर? आपसे पूछ सकते हैं कि कहाँ पे है ये, तो क्या बताओगे? बाप बोल्डर अपने फलोदी में बाप नामक स्थान पर पुराजीवी महाकल्प के पर्मिनियन कार्बोनिफेरस काल के हिमानीकृत गोलाश्म, ठीक है, यानी मोरेन चट्टान के अवशेष मिले हैं, और यहाँ पे पत्थरों पर हिमानी घर्षण के निशान भी मिले हैं। तो कहाँ पे? ये अपने फलोदी के अंदर। ठीक है, कहाँ पे? फलोदी। अच्छा, क्या मिले यहाँ पे? मतलब जो चट्टाने हैं, चट्टानों पर जो हिमयुग था अपने, हिमयुग के समय जो चट्टानों पर घर्षण हुआ था, इसके क्या मिले? अवशेष मिले। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं कि ये जो हिमानीकृत गोलाश्म है, ठीक है, और ये कौन से काल का है? पर्मिनियन कार्बोनिफेरस काल। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो बाप बोल्डर है वो कौन से काल का है, तो पर्मिनियन कार्बोनिफेरस काल का। मतलब बाप बोल्डर ये दिखाता है कि कभी, मतलब अपने पास्ट में
ये जो काल है पर्मिनियन काल, इस काल में यहाँ पे जो हिमयुग था और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ था, और बर्फ की रगड़ से जो निशान बनते हैं वो निशान अपने को कहाँ पे मिले, फलोदी फलोदी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे पढ़ते हैं कि तली या पोखर किसे कहते हैं। रेगिस्तानी इलाकों में छोटे छोटे खड्डों में वर्षा का मीठा जल आकर इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, पोखर तो आप जानते ही हो, जो चलो लिख देते हैं एक बार इसको भी, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, है ना। तली या पोखर, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, पोखर मतलब अपने तालाब हो गया, छोटा तालाब। ठीक है, इसमें जो वर्षा का जल इकट्ठा हो जाता है ना, वर्षा का जल इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपने मरहो। मरहो क्या कहलाता है, तली या पोखर के जल के सूख जाने के बाद उसमें जो बची उपजाऊ मिट्टी होती है। अच्छा, ये जो तालाब होता है इसकी अगर मिट्टी सूख जाए, सॉरी पानी सूख जाता है, पानी सूखने के बाद जो उपजाऊ भूमि प्राप्त होती है, उपजाऊ भूमि प्राप्त होती है, उसको क्या कहते हैं अपने, मरहो। क्या कहते हैं, मरहो। ठीक है, अच्छा ये तो इजी है कि तली या पोखर, ये तो अपने को इस पर इजीली समझ में आ रहा है। पर अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि मरहो क्या होता है, तो ये जो तली या तालाब के सूखने के बाद जो उपजाऊ मिट्टी अपने को अवेलेबल होती है, तो उसी उपजाऊ मिट्टी को क्या कहते हैं, मरहो, उस एरिया को। ठीक है, नेक्स्ट है अपने खड़ीन। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाप बोल्डर फलोदी, चट्टानों पर हिमयुग के समय के जो निशान बने हुए हैं ना, जो घर्षण के निशान है ना, किसके निशान है, घर्षण के निशान। ठीक है, घर्षण के निशान चट्टानों पर जो अवशेष है ना, कौन से काल का है, पर्मिनियन कार्बोनिफेरस काल का है। तली या पोखर किसे कहते हैं, तालाब के अंदर जो वर्षा का जल होता है, और ये भी कहाँ पे, रेगिस्तान के अंदर ही। ठीक है, क्योंकि अपन पढ़ वही एरिया रहे हैं, रेगिस्तान वाला। ठीक है, तो रेगिस्तान के अंदर जो वर्षा का जल इकट्ठा हो जाता है छोटे छोटे खड्डों में या तालाबों में, और उसको क्या कहते हैं, तली या पोखर कहते हैं। अच्छा, इसी के अंदर जो पानी जब सूख जाता है तो जो मिट्टी है वो हमें कैसी प्राप्त होती है, उपजाऊ मिट्टी। और उसी मिट्टी को क्या कहते हैं, मिट्टी या उस स्थान को क्या कहते हैं, मरहो। क्या कहते हैं, मरहो। नेक्स्ट अपन आगे पढ़ेंगे खड़ीन। खड़ीन क्या होती है, पोखर का जल सूखने के बाद उपजाऊ मिट्टी में की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं, खड़ीन। देखो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये जो उपजाऊ मिट्टी है, मिटा देता हूँ एक बार इसको, आगे कंटिन्यू करते हैं अपन। मरहो समझ में आ गया आपको, तली है या पोखर है, उसके अंदर जो जल सूख जाता है, वहां पर जो उपजाऊ मिट्टी होती है, उस एरिया को क्या कहते हैं, मरहो कहते हैं। अच्छा, ये जो मरहो है, मरहो के अंदर ही जब कृषि की जाती है तो उसको क्या कहते हैं, खड़ीन कहते हैं। ठीक है, वैसे मैं कंप्लीटली लिखूंगा इसको, खड़ीन। सबसे पहले अपने क्या होता है, तली या पोखर। तली या पोखर, इसमें जो होता है पानी, क्या होता है, पानी। पानी के सूखने के बाद जो मिट्टी होती है उसको क्या कहते हैं, मरहो। क्या कहते हैं, मरहो। ठीक है, और यही जो मरहो है, मरहो क्या है कि तालाब के अंदर जो मिट्टी सूख गई, तालाब में सॉरी पानी सूखने के बाद जो उपजाऊ मिट्टी प्राप्त होती है, मिट्टी प्राप्त होती है, उसमें कृषि की जाती है। उसमें क्या की जाती है, कृषि की जाती है। और इसी कृषि को क्या कहते हैं, खड़ीन कहते हैं। क्या कहते हैं, खड़ीन कृषि। ठीक है, खड़ीन कहते हैं। अच्छा, ये जो खड़ीन कृषि है, सर्वाधिक जैसलमेर के अंदर, कहाँ पे, जैसलमेर में। किनके द्वारा, पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा। ये भी सवाल पूछा जा सकता है आपसे, पालीवाल, ये ब्राह्मणों की कास्ट है, उपजाति है, जो भी है।
पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा जो खेती की जाती है वो कौन सी? खड़ीन कृषि की जाती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार इसको फिर से मैं रिवाइज करवा लेता हूँ कि जो तली और पोखर होता है उसके अंदर क्या बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है। बारिश का पानी इकट्ठा होने के बाद क्या होता है, जब पानी सूख जाता है, पानी सूखने के बाद जो मिट्टी होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है, वो तो क्या कहलाती है? अपने मरहो। और तलिया पोखर तो आप समझ ही गए, जो अपना खड्डा हो गया या तालाब हो गया जो भी, तो उसको तलिया पोखर कहते हैं। और उसमें मिट्टी सूखने के बाद जो उपजाऊ मिट्टी होती है उसको मरहो कहते हैं। और उसी में खेती करना उसको क्या कहते हैं? अपने खड़ीन कृषि। किसके द्वारा की जाती है? पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा। और सर्वाधिक कहाँ पे? जैसलमेर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे पढ़ते हैं कि पलाया क्या है। ठीक है, क्या है पलाया? एक बार इसको मिटा देता हूँ, देन आगे कंटिन्यू करेंगे। यानी मरुस्थल से रिलेटेड अगर कोई भी शब्दावली अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं बचेगा जो अपन ने नहीं पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पलाया। मरुस्थल के रेतीले भागों में वर्षा काल में बनने वाली अस्थायी झीलें है ना, जिनका बाद में भूमि की लवणता के कारण जल खारा हो जाता है। ठीक है, क्या है अपने नेक्स्ट पलाया? जो मरुस्थल है, मरुस्थल में वर्षा के कारण जो पानी इकट्ठा होता है, पानी क्या होता है? इकट्ठा होता है ना, इकट्ठा होता है। अच्छा, इकट्ठा होने के बाद वो जो पानी है, पानी कहीं पे झील वगैरह कहीं पे ऐसे ही इकट्ठा होगा, तो पानी क्या? भूमि की लवणता के कारण। भूमि कैसी? लवणीय है यहाँ पे। भूमि की लवणता के कारण, पानी क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। पानी कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है। तो यही खारे पानी की झीलें क्या कहलाती है? पलाया झीलें कहलाती है। यही जो झीलें होती है क्या कहलाती है? पलाया। राजस्थान में ये जो अपने सांबर झील है ये भी इसी टाइप की है ना। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे पढ़ते हैं कि डांड किसे कहते हैं। क्या क्या चीज़ है? डांड। मिटा देता हूँ इसको, देन आगे कंटिन्यू करेंगे ना। ये ऊपर वाला भी मिटा ही देता हूँ, ऐसी जगह लेके बैठा है। नेक्स्ट है अपने डांड। डांड आप कुछ वो डांड अलग, जैसे अपने, चलो ठीक है छोड़ो इस चीज़ को। पश्चिमी राजस्थान में थार के मरुस्थल में वायु द्वारा निर्मित झीलें। अच्छा, ये जो डांड होती है ये क्या है? जो पश्चिमी थार का मरुस्थल है, थार का मरुस्थल, इसमें वायु द्वारा निर्मित झीलें। अच्छा, वायु से कैसे निर्मित होगी झीलें? कुछ आइडिया है आपको? मतलब पश्चिमी मरुस्थल में क्या लू आंधी वगैरह तो खतरनाक चलती है, बहुत तेज चलती है। तो ये क्या मतलब कहीं से जो रेत का पूरा टीला होता है उसको उठा के कहीं और रख देती है, और वहाँ पे क्या खड्डा हो जाता है, और उस टाइम उसमें फिर वो झील टाइप बन जाता है, बारिश आ जाती है फिर झील बन जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? अपने ढांड कहते हैं। और फिर अपने रन या टाट। क्या चीज़ है? रन या टाट। किसे कहते हैं? रन या टाट। रन या टाट कहते हैं बालू का स्तूप रहित क्षेत्र में बालू पत्थरों से निर्मित चट्टानों के मध्य छोटे छोटे खड्डों में वर्षा का जल भर जाता है और मिट्टी की लवणता से खारा हो जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में रन या टाट कहते हैं। और सर्वाधिक रन या टाट कहाँ पे? जैसलमेर के अंदर। अच्छा, सर्वाधिक कहाँ पे? ये जैसलमेर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इसी में पढ़ते हैं अपन। किसे कहते हैं? कि जो अपने चट्टानी मरुस्थल है, चट्टानी मरुस्थल जिसे अपन हमादा भी कहते हैं, इसके अंदर जो छोटे छोटे खड्डे होते हैं, छोटे छोटे खड्डों में वर्षा का जल इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, वर्षा का जल इकट्ठा होने के बाद क्या होता है? अच्छा, जो इकट्ठा जल है, जल ये भूमि की लवणता के कारण खारा हो जाता है। भूमि की लवणता के कारण कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है। और इन्हीं छोटी छोटी झीलों को क्या कहते हैं? रन या टाट कहते हैं। सर्वाधिक कहाँ पे? जैसलमेर के अंदर।
ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये जो डांड होता है ये क्या है, वायु निर्मित झील है। अपने रन या टाट क्या है, जो मरुस्थल के अंदर, जो पथरीला मरुस्थल है उसके अंदर जो छोटे छोटे खड्डे होते हैं उसमें वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाता है। और देन क्या होता है, जो अपने वहाँ की जो जमीन है वो कैसी है, लवणीय है। लवणीय है तो क्या होता है कि ये जो पानी भरता है उसके अंदर वो खारा हो जाता है, तो ये अपने क्या कहलाता है, रन या टाट। प्रमुख रन कौन कौन से है वो भी अपन नोट डाउन कर लेते हैं। क्या चीज, प्रमुख रन कौन कौन से? प्रमुख रन है अपने कनोड, बरमसर, भाकरी, पोखरण। कनोड, बरमसर, भाकरी, मेरे साथ रिपीट करोगे आप, कनोड, बरमसर, भाकरी और अपने पोखरण। और ये क्या अपने लंबा, लंबा है ना, ये कहाँ पे है, जैसलमेर के अंदर। एग्जामिनर पूछेगा तो कहाँ तक पूछेगा, ठीक है। कौन कौन सा है, कन्नौड़, बरमसर, भाकरी, पोखरण और लंबा, ये कहाँ पे, जैसलमेर के अंदर है। फिर है अपने वापस बाप फलोदी में, जो बाप अपन ने पढ़ा था, ये जो पहले पढ़ा था बर्फ वाला है ना, जहाँ पे बर्फ के घिसने मतलब चट्टानों के ऊपर बर्फ की घिसाई के अवशेष मिले हैं ना, परमिनियन काल के। तो बाप फलोदी के अंदर, फलोदी कहाँ पे, जोधपुर में है ना, ठीक है। बाप फलोदी हो गया। फिर थोब बालोत्रा हो गया, बालोत्रा में कौन सा रन है, थोब बालोत्रा, ठीक है, बालोत्रा। नेक्स्ट है अपने रेडाना रन, बाड़मेर। रेडाना रन कहाँ पे, बाड़मेर के अंदर है। और एक और बच गया अपने ताल छापर व पड़िहारा रन, चूरू। ताल छापर व पड़िहारा रन कहाँ पे, चूरू के अंदर, ठीक है। एक बार आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। रन या टाट, चट्टानी मरुस्थल के अंदर जो छोटे छोटे खड्डे होते हैं उसमें पानी भर जाता है, ठीक है। और कहाँ पे प्रमुख, तो कन्नौड़, बरमसर, भाकरी, पोखरण, लंबा, यानी सर्वाधिक रन कहाँ पे, जैसलमेर के अंदर। अच्छा, जैसलमेर के अंदर अक्षर भी कितने, टोटल 5 है, और जैसलमेर में रन भी कितने, 5 है, ठीक है। बाप फलोदी जोधपुर हो गया, तो बालोत्रा हो गया, और रेडाना अपने बाड़मेर हो गया, ठीक है। ताल छापर में पडिहारा रन, चूरू हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे रोही, दारियान, फिर लघु, ठीक है। चलो थोड़ा सा बच्चा है, फिर अपन अरावली पर्वतमाला पे आ जाएंगे, है ना। नेक्स्ट है अपने रोही, मरुस्थल एवं अरावली श्रेणी की संक्रमण सीमा पर स्थित जो हरियाली नुमा पट्टी है, ठीक है। रोही मतलब रोही माउंटेन भी है, जहाँ अपने ये जो मेरा एरिया है जिधर मैं निवास करता हूँ उधर ही है रोही पर्वत। अच्छा, पढ़ते अपन क्या है, रोही। रोही क्या है, जो मरुस्थल है, मरुस्थल व अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला की संक्रमण सीमा। कौन सी सीमा, संक्रमण मतलब समझ रहे हो, संक्रमण सीमा, यानी जहाँ पे एक बॉर्डर आ गया ना, कि ये तो अपने इधर तो आ गया अपने अरावली आ गई, और इधर आ गया अपने ये मरुस्थल, तो ये जो सीमा है इसको क्या कहते हैं, संक्रमण सीमा। तो इसके सीमा पर जो एक ग्रीन पट्टी है ना, हरियाली नुमा पट्टी, हरियाली नुमा पट्टी वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, रोही, ठीक है। क्योंकि मतलब अरावली पर्वतमाला पे तो बारिश होती है, तो वहाँ पे क्या एक पट्टी विकसित हो गई है ना इधर बॉर्डर पे, ठीक है। यानी आप ऐसा कह सकते हो कि मरुस्थल और अरावली के जो बॉर्डर है वो क्या कहलाता है, रोही कहलाता है। फिर आता है अपने दारियान, दरियान है ना, तो ये क्या, जैसलमेर में बालू का स्तूपों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, दरियन कहते हैं।
और साहित्यिक भाषा में इसे दोहरे भी कहते हैं। ठीक है, क्या है दरियन, कहाँ पे जो अपने जैसलमेर के अंदर, ये भी पूछा जा सकता है ना, जैसलमेर में कहते हैं, कहाँ पे कहते हैं, जो रेत के टीले होते हैं, रेत के टीलों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, दरियन भी कहते हैं, और दरियन व टीले, दोहरे, सॉरी है ना, रेत के दोहरे। ठीक है, और राजस्थान में तो फेमस है ऐसे ये धरती दोरारी, या तो सुरगा ने, चलो ठीक है यार, याद नहीं आ रहा, इस पे देव रमन ने आवे, ईरो जस नर नारी गावे धरती दोरारी, है ना। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे पढ़ते हैं। लघु मरुस्थल जो बीकानेर से कच्छ तक का एरिया है, और थली लूणी नदी के उत्तर में स्थित मरुस्थलीय प्रदेश के उत्तर पूर्वी ऊंचे भाग को क्या कहते हैं, थली कहते हैं। थली, और नेक्स्ट एक और बच्चा है, चलो इसको मिटा देता हूँ, देन आगे का कंटिन्यू करेंगे। रोही आपको समझ में आ गया होगा वैसे, अपने जो अरावली और मरुस्थल के बीच की जो संक्रमण सीमा है, हरियाली नुमा पट्टी, उसको क्या कहते हैं, रोही कहते हैं। ठीक है, लघु मरुस्थल तो बीकानेर से कच्छ तक का एरिया है, ये भी लिख देते हैं अपन, लघु मरुस्थल बीकानेर से कच्छ तक, कच्छ कहाँ पे, गुजरात में है ना, कच्छ, कच्छ का रण वो भी फेमस है। ठीक है, कच्छ गुजरात तक का एरिया, तक का एरिया, ए का मतलब क्षेत्रफल। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है अपने क्या है, थली, नेक्स्ट क्या है, थली, है ना, क्या है थली, थली जो अपने लूनी नदी वाला, लूनी नदी के उत्तर में स्थित मरुस्थलीय प्रदेश, जहाँ से लूनी नदी बहती है, कहाँ से, अजमेर के नागपाड़ से, लूनी नदी के उत्तर में स्थित मरुस्थलीय प्रदेश की जो कौन सी सीमा है, अपने उत्तर पूर्वी ऊंचे भाग, कौन से, उत्तर पूर्वी जो ऊंचे भाग है, उसको क्या कहते हैं, थली कहते हैं। क्या कहते हैं, थली कहते हैं। अच्छा नेक्स्ट है अपने मगरा, मगरा, मैं भी मगरे से ही हूँ, तो अरावली में अलग अवशिष्ट पहाड़ियाँ क्या कहलाती है, मगरा कहलाती है, मगरा है ना, मगरा क्या है, अरावली, जो अरावली पर्वतमाला है, अरावली से अलग अवशिष्ट पहाड़ियाँ, कैसी पहाड़ियाँ ये, अरावली से अलग हुई, मतलब इसी का हिस्सा है वैसे, अरावली से अलग हुई अवशिष्ट पहाड़ियाँ, क्या कहलाता है, मगरा कहलाती है ना, मगरा कहलाती है। ठीक है, इसी के साथ अपना ये जो मरुस्थल वाला एरिया है या मरुस्थलीय भाग अपना कंप्लीट होता है, और इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश, जिसका अपन कंप्लीटली अच्छे से पढ़ेंगे उसमें उसको, और जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट वगैरह है वो सारे बोर्ड पे नोट डाउन किए जाएंगे, और सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बताए जाएंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड है। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, और प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और अगर आप क्लास को शेयर करोगे और अच्छी सी कमेंट करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और मैं भी आपके लिए और भी अच्छा मटेरियल लाऊंगा। थैंक यू सो मच।